नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौबे। पार्ट 1 में हमने बात की दांत और जीभ के बारे में। अब हम पाचन तंत्र में देखते हैं आगे का पूरा सिस्टम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पूरा पाचन तंत्र ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे श्वास नली, ग्रास नली, फिर आपको देखने को मिलेगा पित्ताशय, जिसको आप गैल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। दूसरा मिलेगा आपको अमाशय, जिसे आप स्टमक के नाम से जानते हैं। फिर मिलेगा पैनक्रियाज, फिर मिलेगी बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, गुदा द्वार। हमने इस डायग्राम को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चलिए हम देखना चालू करते हैं ये चीज़ें हमें कैसे समझ में आएंगी। सबसे पहले जब हम दांतों से भोजन को चबाकर लार से उसको गीला कर ग्रहण करते हैं, तो जैसे भोजन ग्रहण किया जाता है तो श्वास नली और ग्रास नली के बीच में एपिग्लॉटिक पाया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को थोड़ी देर के लिए पैक कर लेता है एपिग्लॉटिक, और भोजन हमारा ग्रास नली से होता हुआ अमाशय की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर होता ये है कि जब आप भोजन के दौरान एकदम से बात करते हो या आपको हंसी आ जाती है तो एपिग्लॉटिक अपने स्थान छोड़ देता है और नाक से पानी देखने को मिलता है कि नाक से पानी आ जाएगा। नाक से हमें चावल निकल आता है भोजन खाते के दौरान। तो ये किस कारण से होता है? एपिग्लॉटिक वो रास्ता छोड़ देता है। तो श्वास नली और ग्रास नली के बीच में बैरियर का काम करता है एपिग्लॉटिक। ग्रास नली बहुत ज़्यादा, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्रास नली से होता हुआ शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब ग्रास नली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, जिसके द्वारा खाना बहुत आसानी से नीचे की तरफ उतरता जाता है। सबसे पहले जो भी आपके हैवी फूड्स रहेंगे, मांस वगैरह हो गया, नॉनवेज वगैरह हो गया, तो वो अपना पहुंचेगा कहाँ पर? अमाशय में। हम अमाशय की बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं। तो अमाशय की संरचना आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसमें जो आपकी ग्रीन कलर की लाइनें खींची हुई हैं, ये आपकी कहलाती है म्यूकस ग्लैंड। ये कहलाती हैं श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि उस अमाशय की बॉर्डर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट क्यों करता है? क्योंकि अमाशय में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है जठर रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है। इसका पीएच मान होता है 1.5, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक जूस के कारण या इस एसिडिक रस के कारण इस अमाशय कोई नुकसान ना हो, इसलिए श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा म्यूकस या श्लेष्मा को स्रावित किया जाता है। वो जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है यह स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब स्टमक में इरिप्सिन पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। अब इरिप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है इरिप्सिन। तो आप देखिए नाम लगभग एक से मिल रहा है, इरिप्सिन, पेप्सिन, पेप्टोन। तो इरिप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन को पेप्टोन के फॉर्म में तोड़ना। दूसरा है आपका रेनिन। तो रेनिन का कार्य क्या है? आपने फैक्ट पढ़े होंगे कि दूध को फाड़ने में सहायक होता है रेनिन। तो दूध में जो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है उसको तोड़ देता है, उसको दही के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है रेनिन। तो इरिप्सिन और रेनिन दो चीज़ें पाई जाती हैं अमाशय में, जो कि पेप्सिन को पेप्टोन की फॉर्म में तोड़ने का काम और दूध को कैसीन नामक प्रोटीन में तोड़ने का कार्य किया जाता है रेनिन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका हैवी डाइट थी वो अम्ल जठर रस के कारण मेल्ट होती है और यहाँ पे एसिड मटेरियल पूरा तैयार होता है। यह एसिड मटेरियल आपका पास हो जाएगा कहाँ पर? यकृत की तरफ, लीवर की तरफ। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा, विटामिन का पाचन होगा। मानव यकृत में संचित रहता है विटामिन ए, और यकृत का कार्य क्या है? जितना भी आपका भोजन का पाचन हुआ है उसको टॉक्सिन्स, जो भी इसमें से टॉक्सिन्स निकलेंगे, उसको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यकृत। अब हम देख पा रहे हैं यकृत को। यकृत का वजन होता है 1.5 kg, 1.5 kg वजन होता है यकृत का, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की बिगेस्ट ग्लैंड है यकृत, लीवर। यकृत के अंदर आप देख पा रहे हैं पाया जाता है पित्ताशय, जिसे गैल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, और गैल ब्लैडर के अंदर होता है पित्तरस, जिसे बाइल कहते हैं, और इसका पीएच मान होता है 7.4। बाइल का पीएच मान होता है 7.4। अमाशय के द्वारा जो एसिडिक मटेरियल आया है उसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में सहायक होता है आपका पित्तरस बाइल। अब
अमाशय का मटेरियल और लीवर का मटेरियल, ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं उस पदार्थ को कहा जाता है काइम। काइम नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर आप देख पाएंगे पैनक्रियास, अग्नाशय। पैनक्रियास या अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। जो पैनक्रियास है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो कहलाती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वो कहलाती हैं जो एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। पर जो पैनक्रियास है, जो अग्नाशय है, वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। सबसे हम पहले देखते हैं, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, हम सबसे पहले देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले लिखा है आपका कार्बोक्सीपेप्टाइड। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड एंजाइम का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है कार्बोक्सीपेप्टाइड। उसके बाद है एमाइलेज और फिर है माल्टोज। तो एमाइलेज और माल्टोज का कार्य भी है कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। आपको याद कैसे रहेगा ये सारी चीज़ें? कार्बोहाइड्रेट, मानव को त्वरित ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज की या शर्करा की। सभी का फार्मूला एक ही होता है C6H12O6। तो यदि आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी होगी तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा, एमाइलेज। माल्टोज, आप बहुत अच्छी चीज़ें खाएंगे, माल्टाल खाएंगे तो भी आपकी एनर्जी बनी रहेगी। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड, एमाइलेज और माल्टोज, ये सब क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करते हैं। चौथा आप देख पा रहे हैं लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। तो वसा, फैट वाली जो भी चीज़ रहेगी, यदि आप उसको पेज पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? पेज उसको सोख लेगा। तो वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज के द्वारा किया जाता है। तो आपका चौथा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में किसका विखंडन होता है? प्रोटीन का विखंडन होता है। तो ट्रिप्सिन, प्रोटीन एक साथ दिख रहा है। याद करने के लिए, प्रोटीन, बॉडी को यदि आपको डबल ट्रिपल करनी है तो आपको किसका सेवन करना चाहिए? प्रोटीन का। तो ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का विखंडन किया जाता है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास अग्नाशय के हार्मोन्स के। इसमें अल्फा, बीटा और गैमा कोशिका पाई जाती हैं। अग्नाशय में अल्फा, बीटा, गैमा कोशिका पाई जाती है। अल्फा कोशिका का नाम है ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका का नाम है इंसुलिन और गैमा कोशिका का नाम है सोमेस्ट्रॉन। इन तीनों में से हमारे काम की है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रवण होता है। जब मानव शरीर में बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित की जाती है तब आदमी को बीमारी हो जाती है, मनुष्य को बीमारी होती है, मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी। पैनक्रियास में इन सारी चीज़ों के विखंडन के बाद भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत को आप देख पा रहे हैं, छोटी आंत में भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। हम देखते हैं छोटी आंत में एंजाइम्स का काम क्या होता है। यहाँ पे भोजन का अंतिम पाचन होता है। भोजन का अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है छोटी आंत को। हम देखते हैं लाइपेज। लाइपेज में क्या होता है? वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल के फॉर्म में तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज। पेप्सिन की बात करें, प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में तोड़ने का कार्य करता है पेप्सिन। माल्टेज की बात करते हैं तो माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का विखंडन का कार्य करता है। सुक्रेज शर्करा का विखंडन का कार्य करता है और लैक्टेज लैक्टिक के विखंडन का कार्य करता है। ये सारी चीज़ें फाइनली अपने फॉर्म में टूट जाती हैं छोटी आंत में। एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि भोजन का पाचन कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद पहुँच जाता है बड़ी आंत में। आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज़ कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है इलियोसिकल वाल्व। नाम याद रखिएगा, इलियोसिकल वाल्व। बड़ी आंत व छोटी आंत के बीच में होता है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व क्या करता है? जब छोटी आंत में भोजन का पाचन समाप्त होता है और वो मल के स्वरूप में बड़ी आंत में जैसे ही प्रवेश करता है तो इलियोसिकल वाल्व ओपन होता है और उस छोटी आंत के प्लेस को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिस कारण से मल वापस नहीं आ पाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये आकार में छोटी पाई जाती है, चौड़ाई में बड़ी पाई जाती है। जो हम बड़ी आंत और छोटी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत की चौड़ाई कम है इसलिए उसको छोटी आंत कहा जाता है, बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है।
बड़ी आंत में हमें कॉर्नर में देखने को मिलेगा अपेंडिक्स, जो कि मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है, अर्थात ये निष्क्रिय अंग है, इसका शरीर में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। फाइनली बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद खाना पहुंच जाएगा गुदा द्वार में, और भोजन जैसे ही गुदा द्वार में पहुंचा वो मल बन के बाहर निकल के लिए शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज हमने बात की श्वसन तंत्र की। आप यदि इसे डायग्राम से 1 या 2 बार बना के पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं अमित चौबे, नमस्कार दोस्तों।